हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक डीएनए में कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक डीएनए में कैसे होता है, और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया टाइप्स ऑफ आरएनए कौन कौन से होते हैं। जेनेटिक आरएनए वायरसेस में पाया जाता है। नॉन जेनेटिक आरएनए के जो मेन टाइप्स थे वो बताया गया था, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और एक था एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और सबका इंपॉर्टेंस आपको बता दिया गया था। ये सारा वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, और जिन लोगों ने ये टॉपिक्स नहीं पढ़ा है और जिनको ये दिक्कत है वो जाके यहाँ पे सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को हम लोग डिकोड करने जा रहे हैं, उसको बढ़िया तरीके से समझेंगे ताकि ये कोड अब बहुत दिन तक कोड नहीं रहेगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए जेनेटिक कोड को डिकोड करने का फिनोमेना स्टार्ट करते हैं, है ना। अब सबसे पहला चीज है कि ये जेनेटिक कोड होता क्या है, किस चीज को कहा जाता है। तो समझना, ध्यान से समझना, ये एक डीएनए है ना, ये एक डीएनए है और हमें पता है कि डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। इनफैक्ट आरएनए के पास भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो आरएनए पे ही होगा। लेकिन चूंकि हम अपनी बात कर रहे हैं तो हमारा जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है, तो मेरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास होगा, डीएनए के पास होगा। ठीक है, तो ये एक डीएनए है जिसके पास एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन का क्या करने वाला है, तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से एक प्रोटीन बनाना है ना। ये हमको क्या बनाना है, एक प्रोटीन बनाना है। अच्छा, प्रोटीन बोले तो हमें क्या बनाना है, पॉलीपेप्टाइड बनाना है। अच्छा, पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बनाना है। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड बनाना है, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड। देखिए, पॉली का मतलब बहुत सारा, मर मतलब चेन। एक ऐसा चेन बनाना है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे कि एक अमीनो एसिड होगा, तो बहुत सारे अमीनो एसिड होंगे, मतलब हम बोलेंगे मेनी अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और वो अगर आपको याद है, तो अमीनो एसिड जो आपस में लिंक होता है वो बाय द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड, जिस बॉन्ड का नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो समझना बच्चों, हमारा जेनेटिक मटेरियल मान लो डीएनए है ना, तो डीएनए के पास एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये किस बात का इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन इस बात का है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, तो ये वाला प्रोटीन बनाना है। अच्छा, ये भी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, प्लस उस प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होने चाहिए। कौन सा प्रोटीन बनाना है प्लस उस प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होने चाहिए। इन दोनों बात का इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। यानी कि हम इसको बोल रहे हैं डीएनए, मतलब जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल है और इस जेनेटिक मटेरियल के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। क्या है, इंफॉर्मेशन है। इट हैज इंफॉर्मेशन दैट which protein will be synthesized, which protein will be synthesized, कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, synthesized, as well as how many amino acid will be प्रेजेंट इन दिस प्रोटीन। ये दोनों इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। इनफैक्ट ये इंफॉर्मेशन भी है कि पहला अमीनो एसिड क्या होगा, दूसरा अमीनो एसिड क्या होगा, तीसरा अमीनो एसिड क्या होगा।
मतलब ऑल्सो हैज इंफॉर्मेशन, ऑल्सो हैज इंफॉर्मेशन अबाउट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन। तो आप ध्यान से समझना, हमारा डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हम जेनेटिक मटेरियल उसको कहते हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है। किस बात का इंफॉर्मेशन होता है? तो प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन होता है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, प्रोटीन में कितना अमीनो एसिड होगा उसका भी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होता है। और तीसरी बात, कितना अमीनो एसिड होगा वो तो ठीक है, लेकिन अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा? पहला अमीनो एसिड कौन होगा, दूसरा अमीनो एसिड कौन होगा, तीसरा अमीनो एसिड कौन होगा? क्योंकि प्रोटीन तो बहुत तरह के हैं और सारे प्रोटीन में अमीनो एसिड की संख्या अलग अलग होगी, सारे प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी अलग अलग होगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन किसके पास होना चाहिए? हमारे जेनेटिक मटेरियल के पास होना चाहिए। और चूंकि मेरा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। चलो, इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए डीएनए क्या बनवाता है? प्रोटीन। लेकिन कैसे बनवाएगा? क्योंकि डीएनए तो होता है, मतलब अगर हम न्यूक्लियर डीएनए की बात कर रहे हो, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए की बात कर रहे हो, तो डीएनए तो होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम का पार्ट होता है। लेकिन प्रोटीन का सिंथेसिस तो राइबोसोम पे होता है। तो डीएनए जो खुद एक इंफॉर्मेशन है, क्या वो खुद जाके प्रोटीन बनवाए? ये कहां तक उचित है? जो सबसे मेन इंफॉर्मेशन है, जो मेन मास्टर है, वही जाके सारा काम करवाए, क्या ये आपको उचित लग रहा है? नहीं। तो डीएनए एक नौकर को हायर करेगा कि नहीं करेगा? एक ऐसा चीज को बीच में लाएगा जो डीएनए के इंफॉर्मेशन को, ध्यान से सुनना, एक ऐसे चीज को हायर करेगा जो डीएनए के इंफॉर्मेशन को राइबोसोम तक, या जहां प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वहां तक कोड के रूप में पहुंचाने का काम करेगा कि नहीं करेगा? डीएनए एक ऐसा चीज बनाएगा, एक ऐसा चीज बनवाएगा जो उस इंफॉर्मेशन को, प्रोटीन बनाने के इंफॉर्मेशन को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम कोड के रूप में करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वही चीज एमआरएनए होता है। वो कौन होता है? एमआरएनए होता है। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है और किसका फॉर्मेशन करवा देता है? एमआरएनए का। तो ये हो गया एमआरएनए। कौन सा फिनोमेना हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ। और एमआरएनए क्या करता है? जो प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन है, मतलब कौन सा प्रोटीन बनेगा, पहली बात, प्रोटीन में अमीनो एसिड की संख्या कितनी होगी, दूसरी बात, और कौन सा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होगा, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्या क्या होगा, तीसरी बात। तीनों बात का इंफॉर्मेशन किसके पास आता है? एमआरएनए के पास। किस रूप में आता है? कोड के रूप में आता है। बस बच्चों, उसी कोड को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड इज द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। जेनेटिक कोड एमआरएनए के बीच का क्या है? एमआरएनए के बीच का नहीं, सॉरी, एमआरएनए का क्या है? सीक्वेंस है। तो हम क्या बोल सकते हैं? एमआरएनए हैव स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसेस in form of genetic code that have information about number, sequence of अमीनो एसिड्स इन पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में कौन सा अमीनो एसिड आएगा, कितना नंबर आएगा और क्या सीक्वेंस होगा, इन सब का इंफॉर्मेशन कोड के रूप में मौजूद होता है किसके पास? एमआरएनए के पास। तो व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड इज सीक्वेंस ऑफ
एमआरएनए, एमआरएनए का जो सीक्वेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। चलो ठीक है, लेकिन डेफिनेशन क्या होगा तो आप समझना। डीएनए, मेरा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए, और जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा तो आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के बीच में जो इंटर रिलेशन है, वो इंटर रिलेशनशिप कौन बिल्डअप करता है, जेनेटिक कोड बिल्डअप करता है। मतलब इस डीएनए से ये वाला प्रोटीन बनाना है तो ये कौन इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, तो कैरी करने का काम तो एमआरएनए करेगा, लेकिन एमआरएनए इस इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड इज डिफाइंड एज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए और एमआरएनए एंड फॉर्मिंग प्रोटीन, है ना। तो इसको क्या कहा जाएगा, इंटर रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए और एमआरएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन और डीएनए के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। चलिए, जेनेटिक कोड का मोटा मोटी डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनवा दिया। अच्छी बात है, एमआरएनए कैसे बनता है ये विगतवार इस रूप से हमने आपको अलग अलग वीडियोस में समझा रखा है। प्रोकैरियोट में एमआरएनए कैसे बनता है ये भी समझा रखा है, यूकैरियोट में एमआरएनए कैसे बनता है ये भी हमने समझा रखा है। तो एमआरएनए चलो बन गया, एमआरएनए पे सीक्वेंस होता होगा। अब ये जो सीक्वेंस होता है यही जेनेटिक कोड होता है। अच्छा, ये सीक्वेंस किस चीज का बना होता होगा बच्चों, तो नाइट्रोजन बेस का ना बना होता होगा। और चूंकि ये आरएनए है तो कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस होता होगा, एडेनिन होता होगा, यूरासिल होता होगा, गुआनिन होता होगा, साइटोसिन होता होगा, AUGC। थाइमिन नहीं होगा, क्योंकि डीएनए में थाइमिन होता है लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह पे कौन होता है, यूरासिल होता है। तो यहाँ पे यूरासिल होता होगा। यही 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते होंगे। लेकिन अगर आपको याद हो, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि जो प्रोटीन बनते हैं उसमें जो अमीनो एसिड, टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है वो मात्र 20 होता है। ऐसे तो अमीनो एसिड की संख्या 300 के आसपास है, लेकिन ये पूरे के पूरे अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। प्रोटीन बनाने में जो अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है वो मात्र कितना अमीनो एसिड होता है, 20 अमीनो एसिड्स होता है। और यही 20 अमीनो एसिड प्रोटीन का सिंथेसिस करने में इन्वॉल्व होता है। तो चलिए अब थोड़ा सा जेनेटिक कोड को डिकोड करने का कोशिश करते हैं। अभी तो हम पहले उसका डेफिनेशन बता रहे थे, उसका मतलब समझा रहे थे, ठीक है। तो इसको डिकोड करने के लिए बहुत लफड़ा हुआ था। जेनेटिक कोड समझना अपने आप में एक बड़ा टफ टास्क था, जिसको समझने के लिए बहुत सारे ब्रांच के रिसर्चर की जरूरत पड़ रही थी। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट की जरूरत पड़ी। जो लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हैं रिसर्चर, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट कहते हैं। जो जेनेटिक्स जानते हैं उसको जेनेटिस्ट कहते हैं। जो बायोकेमिस्ट्री जानते हैं उनको बायोकेमिस्ट कहते हैं। और जो फिजिक्स के ज्ञाता होते हैं उनको फिजिसिस्ट कहते हैं। जो मैथमेटिक्स के ज्ञाता होते हैं उनको मैथमेटिशियन कहते हैं। यहाँ पे मैथमेटिशियन की तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिजिसिस्ट की जरूरत पड़ी थी, फिजिक्स के ज्ञाता। अच्छा, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत पड़ी थी। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के भी नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत पड़ी थी, और जेनेटिक्स के भी नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत पड़ी थी। इन चारों ब्रांच के नॉलेजेबल लोगों की जरूरत पड़ी थी, और तब जाके जेनेटिक कोड कहीं ना कहीं डेसिफर हो पाया। डेसिफर मतलब डिकोड हो पाया, वो समझ में आया। वैसे जेनेटिक कोड टर्म किनके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज गैमो के द्वारा दिया गया था। तो हम बोल सकते हैं जेनेटिक कोड word coined by जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो क्या थे, फिजिसिस्ट थे। फिजिसिस्ट थे जॉर्ज गैमो, फिजिसिस्ट थे, है ना। टू अंडरस्टैंड जेनेटिक कोड, टू अंडरस्टैंड जेनेटिक
कोड रिसर्चर्स ऑफ फॉलोइंग ब्रांच वेयर इन्वॉल्व्ड। फॉलोइंग ब्रांच के रिसर्चर इन्वॉल्व हुए थे, जिसमें कौन थे? फिजिसिस्ट थे, इसके अलावा कौन थे? जेनेटिसिस्ट थे, इसके अलावा कौन थे? बायोकेमिस्ट्री के ज्ञाता बायोकेमिस्ट थे, और इसके अलावा कौन थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज्ञाता ऑर्गेनिक केमिस्ट थे। ये सारे ब्रांच के जो लोग थे वो जेनेटिक कोड को समझने में इन्वॉल्व थे, और तब फाइनली जेनेटिक कोड को समझा गया। देखिए कैसे समझा गया, है ना। हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हमने बताया कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं। चूंकि हम जानते हैं जेनेटिक कोड क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, जेनेटिक कोड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए के सीक्वेंस को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। अब जेनेटिक कोड जो होता है वो एमआरएनए के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसको समझना, कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं एमआरएनए पे? एज 4 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट इन एमआरएनए। कौन कौन सा होता है? एडेनिन होता है, यूरासिल होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। यही 4 नाइट्रोजन बेस होता है। तो 4 ही न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होता होगा। एक न्यूक्लियोटाइड एडेनिन वाला, एक यूरासिल वाला, एक गुआनिन वाला और एक साइटोसिन वाला, यही 4 न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होता होगा। मान लो अगर एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड एक कोड है, यूरासिल का न्यूक्लियोटाइड एक कोड है, गुआनिन का न्यूक्लियोसाइड एक कोड है और साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड एक कोड है, तो टोटल कितने कोड बनेंगे? 4 ही ना कोड बनेगा। अगर एक न्यूक्लियोटाइड को एक कोड माना जाए तो टोटल कितने कोड बनेंगे? 4 कोड बनेंगे। और क्या इस 4 कोड से 20 अमीनो एसिड कोड हो पाएगा? असंभव। अरे 20 अमीनो एसिड कोड करने के लिए कम से कम 20 कोड होना चाहिए ना, तब ना एक कोड एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। अगर एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए नहीं लिखते हो तो तुमको कैसे पता चलेगा कि एडेनिन कौन कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, यूरासिल किस किस अमीनो एसिड को कोड करता है, गुआनिन किस किस अमीनो एसिड को कोड करता है, साइटोसिन किस किस अमीनो एसिड को कोड करता है? यहाँ तो पंगा हो जाएगा। तो हर कोड एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, तो कुल कितने अमीनो एसिड कोड हो पाएंगे? 4 ही हो पाएंगे। और ऐसे कंडीशन में सिर्फ 4 अमीनो एसिड का प्रोटीन बन पाएगा उल्टा पुल्टा करके, बाकी 5वां अमीनो एसिड यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बोले कि इफ जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ ओनली one nucleotide as one code, then only 4 types of amino acid will be coded। सिर्फ 4 प्रकार के अमीनो एसिड कोडेड होंगे। As we know there are 20 types of amino acid in protein। चूंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर जेनेटिक कोड में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होगा तो सिर्फ यहाँ 4 ही कोड बन पाएंगे, 4 कोड बन पाएंगे। यानी कि होगा 4 नाइट्रोजन बेस, 4 to the power 1 is equal to 4 कोड फॉर्म्स, है ना। कौन कौन सा कोड बनेगा? ए कोड बनेगा, यू कोड बनेगा, जी कोड बनेगा और सी कोड बनेगा। टोटल कितने कोड बनेंगे? 4 कोड बनेंगे। और ये चारों कोड मात्र कितने अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे? 4 अमीनो एसिड को कोड कर पाएंगे। जबकि हमको मालूम है टोटल अमीनो एसिड की संख्या प्रोटीन बनाने में कितने इन्वॉल्व होते हैं? 20 होते हैं। तो बताओ ये वाला कंसेप्ट लागू होगा कि फेल हो गया? तो फेल हो गया। हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहने का मतलब हर पॉसिबिलिटी को तलाश रहे हैं।
जिससे ये फुलफिल हो जाए कि 20 अमीनो एसिड के लिए कम से कम तो 20 कोड होना चाहिए, और अगर एक एक सीक्वेंस को एक एक कोड माना जाए तो ये तो असंभव है। तो ये कंसेप्ट हो गया फिल। ये वाला बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आप दूसरा करते हैं। आप क्या करते हैं ना, इफ जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ 2 नाइट्रोजन bases, then कोड विल बी, कितना कोड बनेगा? तो 4 पे पावर 2, यानी कि 4 नाइट्रोजन बेस को 2-2 रख के सजाना है आपको। तो 4 टू द पावर 2, यानी कि कितना कोड बनेगा? 16 जेनेटिक कोड विल फॉर्म। 16 कोड विल फॉर्म, ठीक है, यहां पे 16 कोड फॉर्म होगा। चलो इस वाले को यहां पे हटाते हैं जरा, क्योंकि ये वाला तो आपने देख लिया। अब 16 कोड अगर फॉर्म होगा तो देखिए कैसे कोड यहां पे तैयार होगा। यहां जो कोड तैयार होगा वो ये होगा, हम बोलना ये चाह रहे थे कि AU होगा, AG होगा, AC होगा, AA होगा, UU होगा, UG होगा, UC होगा और UA होगा। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे GU होगा, GG होगा, GC होगा, GA होगा, और यहाँ CU होगा, CG होगा, CC होगा और CA होगा। बताइए कितना कोड बन गया बच्चों? 16 कोड बन गया। 16 कोड बन गया। और अगर हर कोड एक अमीनो एसिड को कोड करता है, हर कोड एक अमीनो एसिड को कोड करता है, तो कितने अमीनो एसिड कोड होंगे? अभी भी 16, यानी कि 16 अमीनो एसिड ही कोड होंगे। अगर हर कोड एक एक नाइट्रोजन बेस का होता तो सिर्फ 4 अमीनो एसिड कोड होता। अगर हर कोड 2-2 नाइट्रोजन बेस का होता तो सिर्फ 16 कोड बन पाते, जो कि हम दिखा दिए यहां बना के। और 16 कोड अगर बनते, इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि कितना बन पाता? तो 16 कोड के हिसाब से सिर्फ 16 अमीनो एसिड कोड हो पाता, यानी कि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हमारा क्या हो रहा था? फेल हो रहा था। तो हम बोल सकते हैं ओनली 16 अमीनो एसिड विल बी कोडेड। सिर्फ 16 अमीनो एसिड कोड हो पाएगा, उससे ज्यादा अमीनो एसिड कोड नहीं हो पाएगा। लेकिन हमको कितना टाइप ऑफ अमीनो एसिड कोड करना है? 20 प्रकार के अमीनो एसिड कोड करना है, यानी कि 2-2 वाला कॉम्बिनेशन भी हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। तो चलो अब 3-3 वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी कि 3-3 नाइट्रोजन बेस को एक कोड माना जाए। हमने एक नाइट्रोजन बेस को एक कोड माना, कंसेप्ट फेल। हमने 2 नाइट्रोजन बेस को एक कोड माना, कंसेप्ट फेल। लेकिन अब हम 3 नाइट्रोजन बेस को अगर एक कोड मानेंगे, तो अगर चारों नाइट्रोजन बेस को 3-3 करके काउंट किया जाएगा तो 4 टू द पावर 3 हो जाएगा, और 4 टू द पावर 3 का मतलब होता है 64 कोड्स बनेंगे। और कितने अमीनो एसिड कोड होने वाले हैं? 20 अमीनो एसिड। इसका मतलब ये कंसेप्ट कुछ हद तक सही लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन सही लग रहा है, क्योंकि एटलीस्ट 20 कोड तो नहीं बन पाएगा। अरे जब 4 है तो एक एक करोगे तो 4 ही बनेगा, 2-2 करोगे तो 16 ही बनेगा, और 3-3 करोगे तो 64, यानी कि 64 तो बनेगा। लेकिन 64 में एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है कि 64 में 20 अमीनो एसिड के कोड होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। हाँ, इससे एक और चीज समझ में आ रहा है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक कोड नहीं होगा, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड होंगे। लेकिन कोई एक कोड सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए ही कोड होगा। मतलब कोई एक जेनेटिक कोड है, वो सिर्फ एक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। बट एक अमीनो एसिड सिर्फ एक जेनेटिक कोड से कोड नहीं होगा, मोर देन 1 जेनेटिक कोड से कोड होगा। कंफ्यूज्ड? चलिए प्रूफ करते हैं और आपको ये चीजें आसान करके बताते हैं, है ना। उसके पहले ये वाली सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलो तो आप 3-3 का पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। ये सब हटा देते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा जगह मुझे चाहिए ज्यादा 3-3 के पॉसिबिलिटी को समझाने के लिए। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने एक एक को लेके लगाया, फेल हो गया। 2-2 को लेके लगाया, फेल हो गया। अब हम 3-3 को लेके लगाने जा रहे हैं, और कुल मिला के हमारे पास वो पॉसिबिलिटी क्या होगा?
बनेगा और सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन यही बन के तैयार होगा। चलिए यहां पे हम बात करते हैं, इफ जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस ऑन mRNA, देन टोटल कोडोन, जेनेटिक कोड को आप कोडोन भी कह सकते हैं, टोटल कोडोन फॉर्म्ड विल बी हो जाएगा 4 पे पावर 3, यानी कि 4 गुने 4 गुने 4 इज इक्वल टू 64 कोडोन। इट विल कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। तो हाँ, पॉसिबिलिटी तो लग रहा है 64 कोडोन मिलके 20 अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। हालांकि 64 कोडोन में बहुत सारी चीजें अभी आपको जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि कुछ कोडोन इसमें ऐसे होते हैं जो स्टॉप कोडोन होते हैं, जिसके आ जाने मात्र से कोई भी अमीनो एसिड कोड नहीं होता है, मतलब वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होने का प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। लेकिन अभी रहने दो, अभी 64 कोडोन मानो, और 64 कोडोन जो है यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि उसमें से 3 कोडोन स्टॉप कोडोन होता है, लेकिन अभी इग्नोर करो, अभी 64 कोडोन है। पहले हम लोग कोडोन बनाना सीखते हैं कि कोडोन आखिरकार कैसे बनेगा, पॉसिबिलिटी क्या होगी। जैसे एक एक का बना के दिखा दिए थे, AUGC, दो का बना के दिखा दिए थे, AUCU, AU हो गया था, CU हो गया था, GU हो गया था, UU हो गया था, इस तरीके से 16 बना के हम दिखा दिए थे। अब वैसे ही हम लोग थोड़ा ना 26 बना के देखते हैं कि 26 कोडोन कैसे बनेगा। लेकिन सॉरी 26 नहीं, गलती से बोला गया, 64 कोडोन कैसे बनेगा, है ना। चलो 64 कोडोन बनाने का तरीका समझना, 64 कोडोन कैसे बनाया जाएगा, है ना। तो 64 कोडोन की अगर बात की जाए तो देखिए, हम लोग यहां पे एक चेकर बोर्ड बनाएंगे, ठीक है, चेकर बोर्ड बनाएंगे, ये रहा बोर्ड, बॉक्स बनाएंगे और इसी के अंदर हम 64 कोडोन आपको लिख के दिखाएंगे, 64 कोडोन हम लिख के दिखाएंगे, ठीक है। चूंकि 4 नाइट्रोजन बेस है तो इसको 4 भाग में बांट लिया जाएगा, 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। और चूंकि 4 है तो इसको भी 4 भाग में बांट लेंगे, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4, 4 करके बढ़ चुका है। अब देखिए, जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसमें पहला न्यूक्लियोटाइड कोई होगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड कोई होगा और तीसरा न्यूक्लियोटाइड कोई होगा। तो देखो पहला न्यूक्लियोटाइड यहां पे हम लिख रहे हैं, ये रहा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का पोजीशन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, पोजीशन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इन कोडोन। कोडोन में पहले न्यूक्लियोटाइड का पोजीशन U हो सकता है, C हो सकता है, A हो सकता है और G हो सकता है। इसी रूल को फॉलो करना है, अपने मन से कुछ चेंज मत करना, नहीं तो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लोगों के द्वारा बनाया गया सबसे आसान तरीका यही है। तो पहला कोडोन पे या तो U हो सकता है, मतलब कोडोन के पहले सीक्वेंस पे या तो U हो सकता है, या तो C हो सकता है, या तो A हो सकता है, या तो G हो सकता है। इन चारों में से कोई एक होगा। अच्छा, पहला ही होगा कि अब दूसरा भी होगा? तो दूसरा जो कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड है ना, तो पहला तो इन चारों में से कोई एक होगा, तो दूसरा कौन होगा? दूसरा वाला यहां बना के दिखा रहे हैं, ये रहा दूसरा वाला। ये क्या है? पोजीशन ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड इन कोडोन। कोडोन में सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का पोजीशन यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये भी U हो सकता है, C हो सकता है, A हो सकता है और G हो सकता है। तो देखो कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पहला न्यूक्लियोटाइड इधर से देखना है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड इधर से देखना है,
तो आप तीसरा न्यूक्लियोटाइड भी तो लेना है, तो तीसरा हम लोग यहां पे लिख देंगे, है ना। ये है पोजीशन ऑफ थर्ड न्यूक्लियोटाइड, पोजीशन ऑफ थर्ड न्यूक्लियोटाइड इन अ कोडोन। एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये वाला होगा, यू सी ए जी। चलो तो आप पहला कोड बनाओ, पहला कोड, पहला कौन रखेंगे, यू, दूसरा कौन रखेंगे, यू, तीसरा कौन रखेंगे, यू, है ना। तो यहां पे बढ़ेगा यू यू यू, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, ये पूरे में रिपीट होगा, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, है ना। वो एक ही साथ लिख गया था, ऐसे चारों में आता है। तो अब देखिए पहला कौन बनेगा, पहला बनेगा ये वाला यू, दूसरा बनेगा ये वाला यू, तो चलो ये वाला यू लिख दें, और तीसरा में पहला वाला तो यही ना यू है, तो ये वाला यू बनेगा। तो बताओ बना कि नहीं बना। चलो दूसरा कोड बनाओ, यू यू सी बनेगा, यू यू सी। तीसरा बनाओ यू यू, और तीसरे नंबर पे कौन है, ए, तो तीसरा बनेगा यू यू ए। चौथा बनाओ यू यू जी, यहां क्या बनेगा, यू यू जी। देखो इस कोड में पहला वाला यू ये है, दूसरा वाला यू ये है, तीसरा वाला यू ये है, इस वाले में पहला वाला यू ये है, दूसरा वाला यू ये है, और तीसरा वाला जो है वो जी ये रहा, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरीके से 4 कोड बन गए। चलिए अब इन सबको मिला के बनाइए 4 कोड, तो सी यू यू, सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, और सी यू जी। चलो इसको बनाओ, तो अब पहले सब में लिख देते हैं ए और यू, ए यू ए यू ए यू ए यू, इधर लिख देते हैं जी यू जी यू जी यू जी यू। अब देखो यहां पे लिख दो यू सी ए जी, यू सी ए जी। बताओ कोड बन गया कि नहीं बन गया। वैसे ही चलिए इसका कोड बनाइए, तो पहला यू है और सी है, यू सी यू सी यू सी यू सी, इधर सी 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 सी, इधर ए सी ए सी ए सी ए सी, इधर जी सी जी सी जी सी जी सी, और सब में लिख दीजिए यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। बन गया कि नहीं बन गया। उसी तरीके से चलिए इसको लिखिए यू ए यू ए यू ए यू ए, सी ए सी ए सी ए सी ए। उसी तरीके से इधर ए ए ए ए ए ए ए ए, इधर जी ए जी ए जी ए जी ए, और इसमें लिख दीजिए यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, है ना। उसी तरीके से ये वाला भी लास्ट बना लीजिए, यू जी, यहाँ पे जी आएगा, यू जी यू जी यू जी यू जी, इधर आएगा सी जी सी जी सी जी सी जी, इधर आएगा ए जी ए जी ए जी ए जी, और इधर आएगा जी 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 और जी जी। ये बन गया। और इधर सब में फिर लिख दो ये वाला तीसरा वाला यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी। ये बताओ 64 कोडोन बने कि नहीं बने। कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, मतलब 16 बॉक्स है, और हर बॉक्स में 4 कोड है, तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64। आपके सामने अभी बोर्ड पे 64 कोडोन अवेलेबल है कि नहीं है। लेकिन एक तरीका है, इस सारे कोडोन का पहला नाइट्रोजन बेस का पोजीशन इधर से लेना है, इस सारे कोड का दूसरा नाइट्रोजन बेस का पोजीशन इधर से लेना है, और इस सारे कोड का तीसरा नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस इधर से लेना है। फॉलो कर लिए।
ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब देखो इन सब पे रिसर्च किया गया कि भाई कौन सा कोड किस अमीनो एसिड को कोड करता है, और कोड करने के बाद पता चला कि ये जो है वो कोड करता है फिनाइल एलानीन के लिए। फिनाइल एलानीन, अगर आपको याद हो, एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानीन, तो ये फिनाइल एलानीन के लिए कोड करता है। ये वाला भी कोड करता है किसके लिए? फिनाइल एलानीन के लिए कोड करता है ना। ये वाला कोड करता है ल्यूसीन के लिए, ये वाला भी कोड करता है ल्यूसीन के लिए, ये वाला भी कोड करता है ल्यूसीन के लिए, ये वाला भी कोड करता है ल्यूसीन के लिए, ये वाला भी कोड करता है ल्यूसीन के लिए, ये वाला भी कोड करता है ल्यूसीन के लिए। आप समझो, यही तो हम बताना चाह रहे थे, समझना। यू नाम का जो कोड होगा ये सदा और सदा के लिए किसको कोड करेगा? फिनाइल एलानीन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर यू नाम का जेनेटिक कोड है तो ये हमेशा किसको कोड करेगा? फिनाइल एलानीन को कोड करेगा, पहली बात। लेकिन बच्चों, लेकिन फिनाइल एलानीन केवल यू से कोड हो रहा है? नहीं, वो यू के अलावा यूसी से भी कोड हो रहा है। मतलब समझो, एक कोड से एक ही अमीनो एसिड कोड होगा, बट एक अमीनो एसिड एक ही कोडोन से कोड नहीं होगा। एक अमीनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडोन भी अवेलेबल है। जैसे ल्यूसीन नामक अमीनो एसिड के लिए 6 कोडोन अवेलेबल है, देखो तो जरा, 6 कोडोन अवेलेबल है। लेकिन यूए अगर कहीं भी रहेगा तो क्या वो फिनाइल एलानीन के लिए कोड कर देगा? नहीं, ये हमेशा किसके लिए कोड करेगा? ल्यूसीन के लिए कोड करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। चलो बाकी सबको भी फिल कर देते हैं। यहाँ पे जो बनेगा इससे वो बनेगा आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इससे बनेगा आइसोल्यूसिन, इससे भी बनेगा आइसोल्यूसिन। लेकिन यहाँ ये जो बनेगा वो बनेगा मिथियोनिन। कौन सा अमीनो एसिड? मिथियोनिन। देखो आइसोल्यूसिन यहां पे हम लिख देते हैं, PHE का मतलब है फिनाइल एलानीन, LEU का मतलब है ल्यूसीन, ISOL का मतलब है आइसोल्यूसिन, और MET का मतलब है मिथियोनिन। ये सब अमीनो एसिड के नाम हैं और ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाए गए होंगे। और उसके बाद बच गया यहाँ पे कौन सा? ये 4, इससे बनेगा वैलिन, 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 और इससे भी बनेगा वैलिन। यहां VAL का मतलब है वैलिन। चलो ये सारे कोड कौन कौन से अमीनो एसिड को कोड करेंगे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आ जाओ इस वाले पे। ये वाला कोड करेगा सेरीन को, सेरीन नाम का अमीनो एसिड, सेरीन, 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 है ना। ये कोड करेगा प्रोलीन, ये भी कोड करेगा प्रोलीन, ये भी कोड करेगा प्रोलीन, ये भी कोड करेगा प्रोलीन, ये कोड करेगा थ्रियोनिन, THR, ये भी कोड करेगा थ्रियोनिन, ये भी कोड करेगा थ्रियोनिन, और ये भी कोड करेगा थ्रियोनिन, है ना। और ये जो है कोड करेगा एलानीन, ये कोड करेगा एलानीन, ये कोड करेगा एलानीन, और ये भी कोड करेगा एलानीन, है ना। तो यहाँ THR का क्या मतलब है? THR का मतलब है थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, और ALA का मतलब क्या है? एलानीन, ALA का मतलब है एलानीन, है ना। ये कोड करेंगे। चलिए अब इनको भी जरा देख लिया जाए। तो यहां पे आता है कौन? टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड, टायरोसिन, TYR, टायरोसिन। यहां पे है टायरोसिन। और बच्चों ये दोनों ना स्टॉप कोडोन होता है। अगर ये आया ना तो प्रोटीन बनने का फिनोमेना स्टॉप हो जाएगा, अगर ये कोड भी आया ना तो प्रोटीन बनने का फिनोमेना स्टॉप हो जाएगा। तो ये दोनों जो होता है वो कौन सा होता है? स्टॉप कोडोन होता है। ये कोड करता है हिस्टिडीन के लिए, ये भी कोड करता है हिस्टिडीन के लिए, है ना। ये कोड करता है ग्लूटामीन के लिए, और ये भी कोड करता है ग्लूटामीन के लिए, ठीक है। तो हिस्टिडीन हो गया, ग्लूटामीन हो गया। उसी तरीके से ये कोड करता है स्पार्जीन के लिए, ASN, स्पार्जीन के लिए।
ये भी कोड करता है ASN एस्पार्जीन के लिए। उसी प्रकार से ये कोड करता है लाइसीन के लिए, लाइसीन LYS, और ये भी कोड करता है लाइसीन के लिए LYS। तो लाइसीन के लिए कोड करता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो अगला वाला ये जो होता है वो कोड करता है एस्पार्टिक एसिड के लिए, एस्पार्टिक एसिड के लिए। ये भी कोड करता है एस्पार्टिक एसिड के लिए। ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, और ये भी कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए। तो चलो नाम लिख देते हैं यहाँ पे। TYR का मतलब है टायरोसिन, TYR का मतलब है टायरोसिन। HIS का मतलब है हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। GLN का मतलब है ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन। अच्छा, ASN का मतलब है एस्पार्जीन, एस्पार्जीन। अच्छा, LYS का मतलब है लाइसीन, लाइसीन। ASP का मतलब है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और GLU का मतलब है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये सब अमीनो एसिड के नाम हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग लास्ट बच गया उसको कोड कर लेते हैं। ये देखिए, ये कोड होगा सिस्टीन नाम के अमीनो एसिड के लिए, CYS, सिस्टीन। ये भी कोड करेगा CYS, सिस्टीन के लिए। ये बच्चों ना फिर से स्टॉप कोडोन होता है। तो अभी तक कितने स्टॉप कोडोन आ गए? 3 आ गया। एक ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, और ये वाला आ गया। 3 स्टॉप कोडोन होता है। अच्छा, ये कोड करता है ट्रिप्टोफान नाम के अमीनो एसिड के लिए। और आपको जान के ये बड़ा आश्चर्य होगा कि ट्रिप्टोफान नाम के अमीनो एसिड के लिए सिर्फ एक कोडोन अवेलेबल है, UGG। और मिथियोनिन नाम के अमीनो एसिड के लिए भी सिर्फ एक कोडोन अवेलेबल है, AUG। चलो अब इधर हम बात कर लेते हैं। इधर आता है आर्जिनिन। आर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड होता है। इसमें भी आर्जिनिन आता है, इसमें भी आर्जिनिन आता है, और इसमें भी आर्जिनिन आता है। यानी कि ये चारों कोडोन किसको कोड करता है? आर्जिनिन को। ये कोड करता है सेरीन को, ये भी कोड करता है सेरीन को, ये कोड करता है वापस से आर्जिनिन को, और ये वाला भी कोड करता है आर्जिनिन को, है ना। और ये चारों कोड करता है, एक ही मात्र अमीनो एसिड बच गया, ग्लाइसीन, ग्लाइसीन, ग्लाइसीन और ग्लाइसीन। तो आप देख सकते हैं यहां ये सारे 20 अमीनो एसिड आपके सामने लिखे गए हैं, और ये 20 अमीनो एसिड को ये 64 कोडोन मिलके कोड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अब हम बोल सकते हैं 64 कोडोन नहीं, 61 कोडोन कोड कर रहा है, क्योंकि 3 कोडोन तो इसमें स्टॉप कोडोन है, UAA, UAG, UGA। ये तीनों कोडोन जो है वो स्टॉप कोडोन है, और ये तीनों कोडोन जब भी आएगा तो वहां पे किसी भी अमीनो एसिड का कोड नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके अलावा जो भी आएगा, बताओ वो अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करेगा कि नहीं करेगा। जैसे अगर मान लो कि कोई जो है वो mRNA का सीक्वेंस है और उसमें क्या लिखा हुआ है, AUG लिखा हुआ है, तो AUG इसमें चेक कर लो। और AUG अगर कहीं लिखा हुआ है तो वहां पे मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड आएगा, मिथियोनिन नाम का अमीनो एसिड आएगा। अगर मान लो GUG लिखा हो तो GUG यहाँ पे चेक कर लो कि कहां पे होने वाला है, तो GUG वैलिन नाम का अमीनो एसिड आएगा। लेकिन अगर GAG आ गया तो ग्लूटामिक एसिड नाम का अमीनो एसिड आएगा। अगर GCG आ गया तो एलानिन नाम का अमीनो एसिड आएगा, और अगर GGG आ गया तो ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड आएगा। मतलब हर तरह के कोडोन के लिए अलग अलग अमीनो एसिड है कि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ध्यान से समझना, इसी चार्ट में आपको समझ में आएगा, हर कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे UUU किसको कोड करेगा? फिनाइल एलानिन को। UUC किसको कोड करेगा? फिनाइल एलानिन को। UUA किसको कोड करेगा? ल्यूसीन को। UUG किसको कोड करेगा? ल्यूसीन को करेगा। यानी कि UUG अगर कहीं भी होगा तो केवल और केवल किसको कोड करेगा? ल्यूसीन को करेगा ना। लेकिन 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 क्या ल्यूसीन
सिर्फ UUG से कोड हो रहा है? नहीं, ल्यूसीन UUG से भी हो रहा है, UUA से भी हो रहा है, CUU से भी हो रहा है, CUC से भी हो रहा है, CUA से भी हो रहा है और CUG से भी हो रहा है। इसका मतलब 2 पॉइंट निकल के आया कि नहीं आया? पहला पॉइंट क्या निकल के आया? हर कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। और दूसरा पॉइंट निकल के आया, एक अमीनो एसिड जरूरी नहीं है कि एक ही कोडोन से कोड होगा। एक अमीनो एसिड मोर देन 1 कोडोन से भी कोड हो सकता है, सिवाय 2 अमीनो एसिड के। पहला है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो कोडोन से कोड होता है। और दूसरा है मिथ्योनिन, वो भी सिर्फ एक कोडोन से कोड होता है, जिसका नाम है AUG। चलो, ये चंद बातें आपको इस फिगर के माध्यम से समझ में आया कि नहीं आया? हालांकि ये फिगर एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन वहां चूंकि इस अमीनो एसिड का फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ था और उसको समझना भी तो था, रट तो नहीं लेना था। अब देखो, रटने का तरीका भी तुमको समझ में आ गया कि पहले ये वाला लिया जाता है, फिर ये वाला लिया जाता है और फिर ये वाला लिया जाता है। अब तुमसे कोई पूछेगा UUU नाम का है तो कहां ढूंढोगे? 64 में ढूंढने में समय लगेगा, लेकिन पहला पोजीशन U है तो इधर वाले में देखना U किधर लिखा हुआ है, इधर। दूसरा पोजीशन भी U है तो देखो इसमें कहां लिखा हुआ है, इधर। और तीसरा पोजीशन पे भी U है तो देखो कहां लिखा हुआ है, इधर, यानी कि पहला वाला होगा। पहचानना कितना आसान हो गया है ना? GGG। अब देखो G पहला वाले में कहां लिखा हुआ है, लास्ट में। GGG सेकंड नंबर पे भी G कहां लिखा हुआ है, लास्ट में। और थर्ड नंबर पे भी कहां है, लास्ट में। तो सबसे आखिरी वाला होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से कोडोन का पोजीशन रिकॉग्नाइज करना भी क्या हो गया, आसान हो गया। तो ईमानदारी से बताना बच्चों, ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? चूंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है तो इसको यहीं पे रोकते हैं और अगले वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे नीरनबर्ग और मेथेई नाम के रिसर्चर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से जेनेटिक कोड को डिकोड करना आसान हो गया था। और दूसरा, इसमें हर गोविंद खुराना साहब का भी योगदान था। उन्होंने भी क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी मदद से जेनेटिक कोड को डिकोड करना आसान हो गया था। और प्लस दूसरी बात हम लोग सीखेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। 2-4 बातें तो हमने इसमें डिस्कस कर दिया है, लेकिन उसको एकदम तरीके से हम लोग सीखेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। क्लियर है? तो ये टॉपिक हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस पार्ट में जितना आपको पढ़ाया गया, ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।